12 बज रहे थे। मैं और नवीन अभी एक फंक्शन से लौटे ही थे। मैंने चाबी लगाकर लॉक खोला। नवीन मेरे पीछे थे। मैं फ्लैट के अंदर दाखिल हुई थी कि पीछे पीछे नवीन भी अंदर आए। वो अभी दरवाज़ा बंद ही कर रहे थे कि किसी ने ज़ोर से धक्का दिया। वो अगर मुझे पकड़ ना लेते तो गिर ही जाते, जबकि मैंने पर्दे को पकड़कर खुद को संभाला था। धक्का देने वाले पर नज़र पड़ी। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने हमें धमकी दी, खबरदार कोई भी हरकत की तो मैं गोली चलाने में देर नहीं करता। पिस्तौल वाले का चेहरा बता रहा था कि वो खुद भी डरा हुआ है, जैसे कोई उसके पीछे हो और वो पीछा करने वाले से बचने के लिए हमारे यहाँ घुस आया है। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे एक धक्का सा लगा। उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो कोई और नहीं, अरविंद था। वही अरविंद जिसे मैं कई सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी, फिर भी भूल नहीं पाई थी। मैं खुद को उसका कातिल समझ रही थी, जबकि वो तो जिंदा था। मुझे अच्छी तरह याद है, वो छठे फ्लोर से नीचे गिरा था और गिरते ही दम तोड़ दिया था। जो इंसान एक बार मर जाए वो किस तरह जिंदा हो सकता है? ये कोई और इंसान है। जरूर इसकी शक्ल अरविंद से मिलती है, क्योंकि ये देखने से ही चोर लग रहा था। अरविंद और इसका क्या मुकाबला, ये सोचकर मेरे दिल को एक तरह से इत्मीनान सा हो गया था। फिर से मुझे झटका लगा। अरविंद के दाएं कान के पास एक हल्का सा निशान था। ये बचपन की एक चोट का निशान था। इसके भी उसी जगह पर वैसा ही निशान था। ये कैसे हो सकता था कि दो इंसान की शक्ल मिल सकती है, लेकिन ये किस तरह मुमकिन था? दोनों इंसान एक ही जगह पर एक ही चोट का निशान लेकर खड़े हैं। मैं सपना नहीं देख रही थी, ये सच था। अरविंद का डुप्लीकेट मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझे गौर से देखा था। वो अरविंद ही था। मुझे शक हो गया था, उसने मुझे पहचान लिया था। यह भी हो सकता था कि उसने इससे पहले मुझे कहीं देखा हो और मेरा पीछा करते हुए फ्लैट तक आया हो। अगर ये अरविंद है तो ज़रूर अपना बदला लेने आया है। मैं अरविंद को मारना नहीं चाहती थी, वो बस एक हादसा था। वो मुझे बर्बाद करने का इरादा रखता था। मुझे पकड़ने के चक्कर में आगे बढ़ा था और मैंने उसे पीछे से धक्का दे दिया। वो अपना बैलेंस ना रख सका और एक अधूरी बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। मगर इस समय वो मेरे सामने खड़ा था। तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है। वो जोर से हंसा। लगता है किसी खास फंक्शन से लौटे हो। फंक्शन में ठूस ठूस कर खाना खाया होगा, है ना? मगर मेरा पेट खाली है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो मेरे लिए खाना लेकर आओ, वरना तुम तो जानते हो मेरे हाथ में पिस्तौल है, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। चलो किचन की तरफ। उसकी धमकी पर हम दोनों डर गए। उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे वो कुछ भी कर सकता है। और ये भी इत्तेफाक था कि हमारे घर में इतना एक्स्ट्रा खाना था कि दो आदमी आराम से खा सकते थे। मैंने बेबसी से अरविंद की तरफ देखा। उसने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी, वो जोर से हंसा। तुम दोनों बहुत ही समझदार हो। मैं तुम्हें खाने की तकलीफ न देता, मगर कमबख्त भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने पलटकर गुस्से से उसकी तरफ देखा और किचन में चली गई। तुम्हारी पत्नी को गुस्सा भी आता है, ये अंदाज मुझे इसका चेहरा देखकर हो रहा था। खैर, लगता है तुम दोनों को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। अब आ गया हूँ, इसलिए बर्दाश्त करो। वो फिर जोर से हंसा। वही बात करने और सुनने का अंदाज, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया था। बदलाव आ ही कैसे सकता था? वो बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, जिसने अपनी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारना सीखी थी। जिस चीज का दिल चाहा उसे सही या गलत तरीके से हासिल कर लिया। वो हमारे पीछे पीछे किचन में आ गया। तुम दोनों को कहानी सुनने का शौक है? कहानी? नवीन ने हैरत से अरविंद के चेहरे की तरफ देखा। हम उससे डरे हुए थे और वो हमें कहानी सुनाने को कह रहा था। कहानी सुनने का शौक है तो समझो तुम्हें मजा आ जाएगा, और अगर कहानी नहीं सुनना चाहते या शौक नहीं है तो भी तुम्हें सुनना है। अरविंद ये कहते हुए जोर से हंसा। फिर हम दोनों के चेहरे को देखने लगा। क्यों, तुम्हें सांप सूंघ गया है जो इस कदर हैरान और परेशान सूरत बनाए खड़े हो? हंसो, जोर जोर से हंसो, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। उसके कहने पर हमें जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ गया था। हमें मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। मुझे हंसते मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें भी लगते हैं ना? अगर मैं चाहूँ तो इस पिस्तौल से तुम दोनों को हंसा भी सकता हूँ। जिंदगी सबको प्यारी होती है, इसलिए सब सामने वाले को हंसना ही पड़ता है। मुझे ये पिस्तौल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूर हूँ इसे दिखाने से। हर आदमी मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाता है। मेरे पास पिस्तौल है, इसलिए तुम्हारी पत्नी मेरे लिए खाना गर्म करके लाई है, वरना फंक्शन से थकी हारी औरत किसी तरह भी किसी गैर मर्द को खाना नहीं देती। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? अरविंद ने एक बार फिर हंसते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे लिए खाना भी गर्म हो गया है। अभी बताओ कहाँ बैठकर खाना पसंद करोगे? मैंने पूछा। खाना? हाँ, मैं इसी जगह पर बैठकर खाना पसंद करूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा? कमरे में बिठाकर दरवाजा बंद करके पुलिस को बुला लो। उसने मेरी तरफ देखा। उसके देखने के अंदाज से लग रहा था कि हम वाकई उसे कमरे में बंद करके पुलिस को बुला लेंगे। उसकी बात गलत भी नहीं थी। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस को बुलाना तो पड़ता ही है। खाना खा लूं, फिर तुम्हें एक जबरदस्त कहानी सुनाऊंगा, दो प्रेमी जोड़ों की कहानी। अरविंद ने एक निवाला मुंह में रखते हुए कहा। मेरा डर ठीक निकला। वो मेरी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ देना चाहता था।
इसीलिए वो मेरी तलाश में था और अब उसने मुझे तलाश करने पर यह ड्रामा रचाया था। लुटेरा बनकर मेरे घर में आ गया था। कहानी सुनाने के बहाने वही सब कुछ बता रहा था जो एक गुजरी हुई कहानी थी। ये कहानी सुनकर मेरा पति मेरे साथ क्या सलूक करेगा, इसका मुझे अंदाजा है। अभी तक मेरे पति को मुझ पर और मेरी पवित्रता पर बड़ा मान था। उसे मुझ पर बड़ा यकीन था। हम दोनों की शादी पसंद की थी। मेरी नवीन से मुलाकात फंक्शन में हुई थी। ये फंक्शन नवीन की बहन सुमोना की बर्थडे का था। सुमोना मेरे साथ कॉलोनी में पढ़ती थी। मैं उसके बर्थडे में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि अरविंद वाला हादसा गुजरे हुए अभी 3 महीने हुए थे। मैं खुद को अरविंद का कातिल समझकर हर वक्त डरी डरी सी रहती थी। हर वक्त एक डर सा लगा रहता था कि कभी भी पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। और पुलिस मर्डर करने वालों के साथ कैसा सलूक करती है, ये तो सोचकर ही मैं कांप जाती थी। मेरे रिश्तेदार और घरवाले भी मेरी इस हालत पर काफी परेशान थे कि एक हंसने और बोलने वाली लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया था कि इसे चुप लग गई। हर वक्त डर की हालत में रहती है। पापा मम्मी ने मुझे बहुत से डॉक्टर को दिखाया, मगर किसी को भी मेरी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे अचानक क्या हो गया है, मुझे किसकी नज़र लग गई है जो मैं हंसना भूल गई हूँ। साइकियाट्रिस्ट को दिखाने पर उन्होंने यही कहा कि मुझे कोई दिमागी सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से मेरी हालत है। मेरी बर्बादी की शुरुआत उस दिन हुई जब मैं अरविंद का कहा मानकर उस अधूरी बिल्डिंग में पहुंची थी। अरविंद को मैं नहीं जानती थी। उस दिन घर में अकेली बैठी बोर हो रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखा तो वह नंबर अननोन था। मैं अजनबी नंबर से आई कॉल अटेंड नहीं करती थी। मैंने जैसे ही कॉल को बंद करने का बटन दबाया तो गलती से कॉल ओके हो गई। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, कौन? मैंने पूछा। मैं वही हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मुझे अपने लिए पागल ही समझ लें। अच्छा, पागल हैं आप? कौन से पागल खाने में रहते हैं? मैंने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, जिस पर वो चौंका। पागल खाने में ही रहते हैं। और मैंने पागल खानों का नाम पूछ लिया तो इतना परेशान क्यों हो गए हो? मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि मेरा किसी पागल खाने से कोई संबंध नहीं है। और आप क्या पूछ रही हैं? आपने फिर पागल क्यों कहा? मैंने ऐसे ही कह दिया था। अच्छा खैर, ये बताओ तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? मैं फ्री था इसलिए सोचा तुमसे बात कर ली जाए। मैं क्या तुम्हारी बुआ लगती हूँ जो बात करने को फ़ोन कर लिया? तुम बुआ हो लेकिन तुम्हारी आवाज़ से तो लगता नहीं। तुम किसी की बुआ हो। आवाज़ से तो ये मालूम होता है कोई ताज़ी कली हो किसी बाग की। अपनी गलतफहमी दूर कर लो, मैं एक लड़की हूँ। अच्छा भाई, मैंने अपनी गलतफहमी दूर कर ली और आइंदा मुझे फिर कभी फ़ोन मत करना। क्यों नहीं करना? तुम मेरे क्या लगते हो जो फ़ोन करोगे? मैंने गुस्से से कहा। अरे भाई, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुमसे रिलेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए फ़ोन किया है। शट अप! ये कहते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मोबाइल पर दोबारा बेल बजी। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखा। वो नंबर अरविंद का ही था। मैंने मोबाइल दूर रख दिया। थोड़ी देर फ़ोन बजता रहा और फिर घंटी बंद हो गई। मेरा संबंध ब्राह्मण परिवार से था। औरतों का बाहर जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। घर में आए मर्द रिश्तेदार भी घर की औरतों की एक झलक नहीं देख पाते थे। ये घर से मिलने वाले संस्कार थे कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आ जाने पर अपनी नजरें झुका लेती थी। घर से बाहर निकलने से पहले अच्छी तरह अपने चेहरे को ढांप लेती थी। मेरी सहेलियां भी अक्सर मुझे टोक देती थीं। क्लास में कोई लड़के थोड़ी आ रहे हैं जो तुम चेहरा बंद किए रहती हो। बस मुझे ये अच्छा लगता है। मेरी तुम्हें भी ये सलाह है कि अपने चेहरे को ढांप कर आया जाया करो, क्योंकि हमें नजर लग जाएगी। क्या नजर बड़ी खतरनाक होती है? प्रिया जोर से हंसते हुए बोली। प्रिया, मेरी बातों को मजाक में मत लिया करो। औरत की खूबसूरती इसके पति के लिए होती है। गैर मर्दों को खुश करने वाली औरतें कौन होती हैं, ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। प्रिया की दोस्ती लड़कों से बदलती रहती थी। कभी वो किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। इन दिनों प्रिया की दोस्ती आकाश नाम के लड़के से थी। वो शक्ल से ही लोफर किस्म का लड़का लगता था। अक्सर वो छुट्टी के समय उसकी बाइक पर बैठकर घर जाती थी। आकाश प्रिया को थोड़ा घुमा फिराकर घर के पास ही छोड़ देता था ताकि किसी को शक न हो। प्रिया, इन दिनों जिसके साथ तुम घूम रही हो, ये लड़का मुझे कैरेक्टर का अच्छा नहीं लगता। तुम आकाश को कैसे जानती हो? मैं आकाश को नहीं जानती, बस उसका हुलिया शक्ल सूरत ऐसी है कि इंसान को शक हो जाए। कमाल है, तुम उसके बारे में जानती नहीं हो और बता ऐसे रही हो जैसे आकाश से तुम्हारी सालों से जान पहचान हो। प्रिया ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम फालतू में बुरा मान जाती हो। मेरा काम तुम्हें समझाना था, अब तुम नहीं समझती तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने ये बात प्रिया को समझाने के लिए कही थी, मगर उसने आकाश को भी ये बात बता दी। उसे मेरी बात बुरी लगी और वो गुस्से में बोला, बहुत देखा है ऐसी शरीफ लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत को खुलेआम नीलाम करते, घर से भागते। ये बात मुझे प्रिया की जुबानी पता चल गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। प्रिया, ये बात तुम्हें समझाने को कही थी, तुम्हें आकाश तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है वैसे गुस्सा मुझे भी आया था जब तुमने आकाश के बारे में ये बात कही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था।
अच्छी बात है, मुझे भी एक नसीहत हो गई है, किसी बेवकूफ़ को नसीहत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगा। अक्लमंद को सलाह मत दो, वो तो है ही अक्लमंद, मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत अक्लमंद हो। उस दिन से प्रिया मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी और वो मुझसे आकाश की बातें भी नहीं करती थी। इसके बाद वो आकाश के साथ गुजरे पल चहक चहक कर रिद्धिमा को बताना नहीं भूलती थी। रिद्धिमा पेट की हल्की थी, इसलिए वो पेट हल्का करने को मुझे बता देती थी। मैं भगवान से प्रिया के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन रिद्धिमा ने मुझे बताया कि प्रिया के लिए आकाश ने आज होटल में पार्टी का इंतजाम किया है। वो एक शानदार तरीके से प्रिया का बर्थडे मनाना चाहता है। और इस बर्थडे पर प्रिया ने कितनी सहेलियों को पूछा है? मैंने पूछा। प्राइवेट पार्टी है जिसमें सिर्फ प्रिया और आकाश होंगे। कमाल है, ये एक ऐसा बर्थडे है जो एक हफ्ते पहले मनाया जा रहा है और जिसने किसी को इनवाइट नहीं किया गया। मुझे हैरत हुई। मैं कॉलेज से सीधा घर पहुंची। दोपहर का खाना खाकर मैं आराम करने के लिए जब लेटना चाहा तो बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दरवाजा बजने पर मैं घबरा कर उठ बैठी। दरवाजा खुला है, मैंने कहा। दरवाजे को खोलकर प्रिया की माँ मनीषा आंटी कमरे में आई। बोली, बेटी प्रिया तो तुम्हारे पास नहीं आई, वो सुबह तुम्हारे घर आने का कह रही थी। शाम के 5 बज गए हैं, वो घर नहीं लौटी। उसका और तुम्हारा मोबाइल बंद जा रहा था, इसलिए मैं घबरा गई थी, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। आंटी, बात यह है कि प्रिया इन दिनों मुझसे कम बात करती है। वो क्यों? मैं उससे समझाया करती थी और उसे मेरा समझाना अच्छा नहीं लगता। नसीहत तो वो करता है जो किसी को अपना समझता है। तुमने उसे अपना समझ कर ही बता रही थी, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? आंटी, जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसका बुरा नहीं मानिएगा। प्रिया को लड़कों से दोस्ती करने का शौक हो गया है। इन दिनों वो आकाश नाम के लड़के से दोस्ती किए हुए है। मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता। जब मैंने उसे टोका तो वो बुरा मान गई और मुझसे खुड़ी खुड़ी रहने लगी। प्रिया ने अच्छा नहीं किया। तुम तो उसका भला चाहती हो, मुझे पता है। तुम उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहती हो। तुम्हारे ख्याल में प्रिया इस वक्त कहाँ होगी? मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो आदर्श इस रेस्टोरेंट में गई है। और फिर मेरे सब बताने के बाद वो भी रेस्टोरेंट चली गई जहाँ प्रिया और आकाश थे। प्रिया घर आ गई थी। आकाश नशे का सामान रखने के जुर्म में जेल चला गया था। एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके थे, इसलिए प्रिया ने कॉलेज आना छोड़ दिया था। घर बैठकर वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। वो मेरी दोस्त थी, इसलिए उसकी इज्जत उछालना मेरे लिए अच्छी बात नहीं थी। आकाश हैरान था कि रेस्टोरेंट की खबर किसने दी। उसने अपने दोस्तों से पता कराया तो उसे मालूम हुआ कि मैंने आंटी को बताया था। आंटी ने पुलिस से मदद ली थी। अब रात में मैं सोने के लिए लेटी थी कि मोबाइल की घंटी बज गई। स्क्रीन पर नंबर देखकर मैं समझ गई अरविंद की कॉल थी। मैं उस समय बिल्कुल फ्री थी। सुबह संडे था, इसलिए कॉलेज से छुट्टी थी। मैं ये सोच करके कि उससे आज सबक सिखाऊंगी, मोबाइल अटेंड कर लिया। वह क्या आवाज़ है, कानों में रस घुल गया है। क्या मुझे किसी मूवी पर गाना गाने का मौका देना चाहते हो? मैंने गुस्से से कहा। काश मेरे बस में होता, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी आवाज़ सुना देता। मेरी बड़ी इच्छा है कि खूबसूरत चीज़ों को टीवी पर चांस दिलवाऊं, मगर क्या करूं? मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है जिसने मुझे उलझा दिया है। उनके दबाव की वजह से मुझे उनका हाथ बटाना पड़ता है। तुम कारोबारी बाप के बेटे हो, मुझसे बात करने के लिए फालतू टाइम कहाँ से निकालोगे? तुम जो मुझे हर वक्त तंग करते रहते हो, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देते? ये सोचना मेरा काम है। बस तुम अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार कर लो, मुझसे बात करनी है। सॉरी, बिल्कुल नहीं। हाय, तुम्हें किसी का दिल रखना भी नहीं आता, फौरन दिल तोड़ देती हो। मतलब की बात करो, तुम मुझे फ़ोन क्यों करते हो? फ़ोन करता हूँ, किसी का फ़ोन नहीं करता। मकसद की बात यह है कि तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, जान न पहचान दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम रोली है। कॉलेज में तुम्हारी खास सहेलियों में रिद्धिमा, प्रिया और काजल शामिल हैं। सूरत देखी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत सुंदर हो, अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? मैंने उसे पूछ ही लिया। ये मेरी मजबूरी है, नहीं बता सकता। मेरी भी मजबूरी है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मेरा ख्याल था वो दोबारा मुझे कॉल नहीं करेगा, लेकिन उसने कॉल कर दी। मुझे तंग करता रहा। मेरी कजिन आंचल दिल्ली से हमारे घर आई थी। रात में उसे मेरे कमरे में ही सोना था। मैं सोने का सोच रही थी कि अचानक मोबाइल पर कॉल आई थी। मैंने फौरन कॉल काट दी और फिर उसकी कॉल आने का सिलसिला चलता रहा। मैं ना चाहते हुए भी उससे बात करती रहती थी। उसने अपनी शराफत का ढिंढोरा पीट ही लिया था और मुझसे दोस्ती कर ली थी। एक मुलाकात होने पर दूसरी, तीसरी और फिर मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। मैं अरविंद की शराफत से बड़ी अट्रैक्ट हुई थी। मैं समझ गई थी वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बल्कि मुझसे सिर्फ बात करना चाहता है। एक दिन अरविंद मुझे कार में रेस्टोरेंट की बजाय एक बन रही बिल्डिंग में ले गया। मैं बिल्डिंग को देखकर बोली, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? बस 5 मिनट की बात है, फिर हम रेस्टोरेंट चलते हैं। वो कार से निकलकर आगे बढ़ा। मैं कार में बैठी हुई थी। मुझे कार में बैठा देखकर अरविंद पलटा। अरे तुम क्यों बैठी हो? मैं क्या करूँगी? क्या मुझे इस बिल्डिंग में फ्लैट बुक करवाना है? मैं तुम्हें ये बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ
फिर मैं उसके साथ ऊपर आ गई। ऑफिस कहाँ है? यहीं है, छठे फ्लोर पर। पहुंचकर अरविंद अचानक ने जेब से पिस्तौल निकाल ली और उसकी पिस्तौल निकालने पर मैं चौंकी। ये सब क्या है? तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त जेल चला गया। मेरी वजह से? आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुमने मुखबरी करके उसे फंसा दिया था। अगर वो उस दिन गिरफ्तार न होता तो वो तुम्हारी सहेली के साथ ऐश कर रहा होता। जो कुछ किया है प्रिया के माँ बाप ने किया है, मगर तुमने मुझ पर पिस्तौल क्यों तान लिया है? ये बात मानता हूँ, जो कुछ किया उसके माँ बाप ने किया, मगर मुखबरी किसने की? वो तुमने की ना। ना तुम मुखबरी करती ना मेरा दोस्त फंसता। मैं अपने दोस्त का बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं घबराकर कहने लगी। मैं चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम इतनी भोली नहीं हो कि मेरा मकसद न जान सको। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो कह देता हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता हूँ। अरविंद, तुम एक बड़े अच्छे इंसान हो, मुझे जाने दो। मैं वैसे तो अरविंद से बात कर रही थी, मगर मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं उससे बचने का तरीका सोच रही थी। तुम मुझसे मोबाइल पर जो अच्छी अच्छी बातें करते रहते थे, वो क्या ड्रामा था? तुम्हें फांसने को जाल बनाया हुआ था, वरना तुम किसी तरह मेरी जाल में आती क्या? मेरे दोस्त की इच्छा थी कि सजा के तौर पर तुम्हें जान से मार दूं। और फिर आगे क्या हुआ ये तो आपको ही पता है। मैं मेरी दोस्त सुमना की बर्थडे में पार्टी में गई थी। वहां नवीन से मेरी मुलाकात हुई थी, जो मेरे पति हैं। नवीन की एक बात जो मुझे पसंद आई थी, वो बातों के बीच सर झुकाए थे। उन्होंने झुके सर के साथ कहा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? अपनी सहेलियों के साथ बातें करें। ये फंक्शन होते ही इसलिए है कि दोस्तों से मिला जाए। इस बर्थडे के फंक्शन में हमने इसलिए लड़कों को इनवाइट नहीं किया है ताकि सुमोना अपनी सहेलियों के साथ बर्थडे की पार्टी को अच्छी तरह से एंजॉय करे। नवीन भाई, मेरी सहेली ऐसे ही शर्मीली है, कम लोगों से बात करती है। सुमोना ने कहा, सॉरी मुझे पता नहीं था। सॉरी मेरे भाई को पता नहीं था तुम कम बोलती हो, वरना वो तुमसे इतना बात ना करते। कोई बात नहीं, नवीन मुझे बहुत पसंद आ गया था, इसलिए मुझे उसकी ये हरकत बुरी नहीं लगी थी। बर्थडे की पार्टी खत्म हो जाने पर मैं घर चली आई। घर आकर मेरी आंखों के सामने नवीन की तस्वीर घूम रही थी। दिल में ख्याल आया, काश मेरी नवीन से शादी हो जाती। नवीन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, सैलरी भी अच्छी थी। बर्थडे पार्टी के कुछ दिन गुजरे थे कि नवीन के माँ बाप मेरे रिश्ते के लिए घर आ गए। मेरे पापा मेरी शादी के लिए वैसे ही परेशान थे और अरविंद की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए चट मंगनी पर ब्याह वाला खेल हुआ। शादी से मुझे वाकई बहुत फ़र्क पड़ा था। मुझ पर जो डर सवार था वो अब ख़त्म हो गया था। मेरे ससुराल का घर बहुत छोटा था, फैमिली के लोग ज़्यादा थे। नवीन की सैलरी इतनी थी कि अलग रहने के लिए किराए पर फ्लैट ले सकता था, इसलिए नवीन ने फ्लैट किराए पर ले लिया। ये फ्लैट मेरे ससुराल वालों के घर के पास ही था, इसलिए मेरी सास ससुर लोग अक्सर मिलने के लिए आते रहते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। नवीन के साथ अरविंद डाइनिंग पर बैठकर ऐसे खाना खा रहा था जैसे कई दिनों का भूखा हो। पागलों की तरह दोनों हाथों से खाना ठूस रहा था। हमें अपनी तरफ देखता देख तुरंत बोला, भूख बहुत तेज है, इसलिए जल्द से जल्द पेट को भरना चाहता हूँ। हम दोनों चुप रहे। मैंने चाय का कप अरविंद के हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि उसने चाय भी मांगी थी। तुम आराम से चाय पी लो, फिर आराम से बैठकर बताओ। तुम बहुत समझदार लगते हो, नवीन ने उससे कहा। मेरी बात को इतनी जल्दी मान गए? हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों को एक रोमांटिक कहानी सुनाऊंगा, एक लड़के की और एक लड़की की। किस तरह मोबाइल पर दोस्ती हुई। मेरे चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। ये मेरे पति को सब कुछ बता देगा। वो मुझे घूर कर देखने लगा। तुम हमें कहानी सुना रहे थे? नवीन ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा। हाँ, मैं तुम्हें दो प्यार करने वालों की कहानी सुना रहा था। उन दोनों में कुछ मुलाकातें हुई, फिर प्यार हो गया। लड़का प्यार का नाटक कर रहा था, लड़की सच में प्यार कर बैठी। फिर क्या हुआ? आगे मुझे याद नहीं क्या हुआ। आगे क्या हुआ ये याद है कि मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ, कोई मुझे बचाए। मेरे हाथ में रस्सी आ गई थी, मैं बच जाऊंगा। हाँ, मैं बच गया। वो जोर से चीखते हुए कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसने अपने सर को हाथों से पकड़ लिया। हमारे फ्लैट का दरवाजा अभी तक खुला हुआ था। बाहर कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, 3 आदमी खड़े थे। अभी वो कुछ कह भी नहीं पाए थे कि अचानक अरविंद की नजर उन पर पड़ी और उन्हें देखकर उसका चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। वो अंदर कमरे में भागा। अगर आपकी परमिशन हो तो हम अंदर जाकर अरविंद को पकड़ लें, एक आदमी ने कहा। नवीन के गर्दन हिलाने पर वो तीनों कमरे में भागे और अरविंद को ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी बच्चे को पकड़ लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरा इंसान बोला। इसने क्या जुर्म किया है? नवीन ने पूछा। इसने कोई जुर्म नहीं किया। बात दरअसल ये है कि ये मेरा बेटा है, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब दौरा पड़ता है तो ये घर से भाग निकलता है। आज भी दौरा पड़ने पर ये घर से निकल आया था। हम इसे ढूंढते हुए इस इलाके में पहुंचे तो नीचे बैठे चौकीदार ने बताया, इस शक्ल सूरत का एक आदमी ऊपर गया है, उसके पास पिस्तौल भी है।
अरविंद के पापा ने वो पिस्तौल नवीन को दिखाई। वाकई वो प्लास्टिक की पिस्तौल थी, मगर असली लग रही थी। दूर से कोई भी देखता तो धोखा खा सकता था। इसकी हालत कैसे हुई? नवीन ने पूछा। ये अपने दोस्त की बिल्डिंग में उससे मिलने गया था, ऊपर से नीचे गिर गया था। जिंदगी बाकी थी, नीचे मिट्टी के ढेर पर गिरा, इतनी ऊंचाई से गिरा था। सर में बहुत चोट आई थी और वो पागलों जैसी हरकत करने लगा। शारीरिक तौर पर तो ठीक हो चुका है, मगर ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। आप लोगों को अरविंद ने जो भी तकलीफ पहुंचाई उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अरविंद के पापा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस डराया था और हम वाकई बुरी तरह से डर गए थे, नवीन ने हंसते हुए कहा। वो लोग अरविंद को लेकर चले गए। नवीन ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले मैं जितनी डरी हुई थी, अब मैं उतनी ही चैन से हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सफर करके लौटी हूँ। मैं एक लंबे समय से डिस्टर्ब थी। मैंने जो किया था उसका खुद का दोषी ठहरा रही थी। अरविंद को देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि वो जिंदा है, एक जिंदा लाश की तरह। उसने आकाश के साथ ही न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की होगी, जिसकी वजह से अब इन दोनों को सजा मिल रही है। आकाश जेल में सजा भुगत रहा है और अरविंद याददाश्त खोज बैठा है, और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।